नमस्कार, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। दो एडिटोरियल्स, एक इंडियन एक्सप्रेस से, एक हिंदू से। इंडियन एक्सप्रेस से हम डिस्कस करेंगे ओल्ड नेबर्स न्यू ईयर। लिखा है सी राजा मोहन साहब ने। इनके कई एडिटोरियल्स का जिक्र हम करते रहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पे ये लिखते हैं। और इन्होंने लिखा है कि 2022 में यानी आने वाले साल में भारत पाक संबंधों की ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी, उसकी दिशा क्या रहेगी, इस बारे में ये एडिटोरियल है। जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस खंड से ये जुड़ा हुआ है। दूसरा एडिटोरियल है द गैप्स इन द प्लान टू टैकल प्लास्टिक वेस्ट। हिंदू अखबार में आया है। सत्य रूपा शेखर साहिबा और सिद्धार्थ घनश्याम सिंह जी ने इसको लिखा है। ये प्लास्टिक के रिसाइकलिंग से जुड़ी नीतियों पर काम करते रहे हैं, शोध करते रहे हैं, और ये जुड़ा हुआ है जीएस पेपर 3 के पर्यावरण खंड से। तो ये दो एडिटोरियल्स हम आज डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं पहले एडिटोरियल्स के साथ। इसका हम ब्रॉड आउटलुक जान लेते हैं, इसमें राजा मोहन साहब क्या कह रहे हैं। तो बेसिकली हम केवल आने वाले एक साल की दिशा को नहीं देखेंगे भारत पाक संबंधों की, हम ये भी जानेंगे कि जब से ये नई सरकार आई है, यानी कि भारत में जो नई सरकार आई है 2014 से, जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर अभी तक भारत पाक संबंधों की दिशा क्या रही है, और उसकी लाइट में, उसकी रोशनी में और बदलती हुई दुनिया की रोशनी में आने वाले साल में क्या आशाएं की जा सकती हैं। तो इसी के साथ ही शुरू होता है ये संपादकीय कि कैसे एक अच्छे नोट पर भारत पाक संबंधों की नई दिशा दिखने लगी थी जब नया नेतृत्व भारत में सत्ता पे काबिज हुआ था 2014 में। उसके बाद कुछ बातों का जिक्र भी है कि कैसे मोदी साहब वहाँ पे विजिट किए, क्या क्या नवाज शरीफ साहब ने कहा, इन सब बातों का जिक्र है। उसके बाद ये है कि हालात कहाँ से बिगड़ने शुरू हुए। उरी हमलों का जिक्र है, पठानकोट हमलों का जिक्र है, भारत द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स का जिक्र होगा। और उसके बाद से हम उस स्थिति पे पहुंचेंगे जहां पर बातचीत लगभग दोनों देशों के बीच बंद हो गई। लेकिन फिर हम जानेंगे कि जब सब कुछ लगता है कि बंद हो गया, तब भी कैसे बैक चैनल्स टॉक्स जिसको कहा जाता है, यानी एक प्रकार से छुपे हुए, एक प्रकार से पब्लिक व्यू से पीछे, पब्लिक व्यूज के लाइन ऑफ साइट में ना रहते हुए, पब्लिक व्यू से छुपे हुए कैसे कुछ कॉन्वर्जेशंस हमेशा देशों के बीच चलती रहती हैं और उसके भी क्या अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, उसका जिक्र ये संपादकीय करता है। और फिर ये संपादकीय अंत में बात करता है कि आने वाले साल में क्या क्या आशाएं, आशंकाएं हमें होनी चाहिए भारत पाक संबंधों को लेकर। अब हम शुरू करते हैं डिटेल में। तो पहले थोड़ा सा इतिहास कि ये साल जब शुरू हुआ, ये साल 2021 जो अब बीतने वाला है, तो 2021 के फरवरी महीने में भारत और पाकिस्तान ने तय किया कि जो उनका पुराना सीज फायर एग्रीमेंट था कि कोई सीमा पर गोलाबारी नहीं होगी, हिंसक गतिविधियां नहीं होंगी, वो जो एग्रीमेंट था सीज फायर एग्रीमेंट, उसको बढ़ाने की बात शुरू हुई। फरवरी में वो एग्रीमेंट फाइनल कर लिया गया, यानी सीज फायर बढ़ा दिया गया। लेकिन उसके बाद जल्दी ही जो उम्मीदें जगी थी 2021 की शुरुआत में, फरवरी महीने में सीज फायर एग्रीमेंट के साइन होने के बाद, वो उम्मीदें ध्वस्त होने लगी। तो ऐसे में सवाल है कि क्या 2022 अलग होगा। ये संपादकीय कहता है कि ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी ये सोचते हैं कि भाई जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो तब भी साइन हो गया जबकि कोई फॉर्मल डायलॉग दोनों देशों के बीच नहीं हो रहा। फॉर्मल डायलॉग होता है जो पब्लिक आई के सामने होता है, यानी सब जनता को पता होता है, दोनों देशों की जनताओं को, कि इस तरह की बातचीत दोनों देशों के बीच चल रही है। उसमें शीर्ष नेतृत्व शामिल होता है, भारत से मोदी शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान से इमरान खान शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह का कोई डायलॉग नहीं था। तब भी आशावादी कहते हैं कि देखिए तब भी सीज फायर एग्रीमेंट हो गया, तो ऐसे में हमें 2022 से बहुत आशाएं होनी चाहिए। पैसिमिस्ट जो हैं, निराशावादी जो है, वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान और भारत के संबंधों में कोई सुधार नहीं हो सकता। आइडियलिस्ट जो हैं, आदर्शवादी जो है, वो कहते हैं कि भाई दोनों देश अपनी आज़ादी के 75 साल अब पूरे कर रहे हैं। 75 साल में अब उन्हें अपने संबंधों की किताब का नया सफ़ा, नया पन्ना पलटने की ज़रूरत है, जिससे कि पूरे उपमहाद्वीप में शांति कायम हो सके। सिनिक्स जो हैं, एकदम कुटिल लोग जो हैं, वो कहते हैं कि भारत और पाक जो हैं कंडेम्ड हैं, अभिशप्त हैं 100 साल लंबे युद्ध में जुड़े रहने के लिए। अभी तो 75 साल ही हुए हैं, अभी लंबा
मसला, लंबा मसला है ये। आखिर में रियलिस्ट जो है, रियलिस्ट वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बदलाव जो है वो तो नियम है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो बात ये नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, बदलाव तो शाश्वत सत्य है। रियलिस्ट कहते हैं मसला ये है कि वो कब बदलेंगे, मसला ये नहीं है कि क्या वो बदलेंगे, वेदर दे विल चेंज देयर अप्रोच। मसला ये है कि व्हेन ये सिग्निफिकेंट चेंज तो आने हैं, कब आएंगे, ये मसला है। तो फिर उसके बाद वापस हम इतिहास में जाते हैं, संपादकीय इतिहास में जाता है, कहता है इसी हफ्ते 6 साल पहले यानी 2015 के दिसंबर महीने में मोदी साहब, भारत के प्रधानमंत्री, लाहौर पहुंच गए अचानक, बहुत शॉर्ट नोटिस पे। नवाज शरीफ के घर भी गए वो रायविंद में, और उस दिन ना सिर्फ बड़ा दिन था, क्रिसमस का दिन था, बल्कि नवाज शरीफ का जन्मदिन भी था। नवाज शरीफ अपनी फैमिली वेडिंग को भी सेलिब्रेट कर रहे थे, जन्मदिन को भी सेलिब्रेट कर रहे थे। तो कहा गया कि भारत के प्रधानमंत्री का ये बोल्ड मूव जो है ये नई आधारशिला रखेगा भारत और पाकिस्तान के संबंधों की। इसके बाद दोनों देश रशिया के उफा में भी मिले, क्योंकि दोनों ही देश शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। तो जो 2015 में रूस के उफा में मीटिंग हुई, वहाँ भी दोनों देशों के नेता वहाँ पे मिले, और मोदी और नवाज शरीफ ने एग्रीमेंट, एक प्रकार से दोनों इस बात पे राजी हुए कि नए डायलॉग की आवश्यकता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था 2015 में। इससे पहले 2014 में मोदी की जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें नवाज शरीफ भी आए थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। ये बातें रावलपिंडी को पसंद नहीं आई। जब हम बोलते हैं रावलपिंडी तो उसका मतलब होता है आईएसआई। तो पाकिस्तान की जो आईएसआई है, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, उसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी है। तो अक्सर जब वहाँ की नागरिक सरकार के बारे में बात हो रही होती है तो हम कहते हैं इस्लामाबाद, और जब वहाँ के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और आईएसआई की बात हो रही होती है, खुफिया एजेंसीज की बात हो रही है, तो हम कहते हैं रावलपिंडी। तो बहरहाल जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का गढ़ है रावलपिंडी, कहते हैं कि रावलपिंडी को ये बढ़ती नज़दीकियाँ पसंद नहीं आई। दिल्ली इसको एक जेस्चर ऑफ गुडविल देख रही थी, कि संबंधों में सुधार के प्रयास के तौर पे देख रही थी, और इस तौर पे भी देख रही थी कि नया रेजीम जो दिल्ली में आया है वो अपने नेबरहुड को सबसे प्राथमिक जगह पे रखता है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है, उसका सबूत है कि हम अपने नेबर्स को इनवाइट करें स्वेरिंग इन सेरेमनी में। इस तरह की बातें हो रही थी। इसके बाद ये संपादकीय कहता है कि ये आइडिया कि नवाज शरीफ बिना मिलिट्री को भरोसे में लिए, बिना पाकिस्तानी मिलिट्री को भरोसे में लिए संबंधों में सुधार की दिशा में बढ़ रहे हैं, यानी कि एक तरीके से शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मिलिट्री बहुत मजबूत है। उसका दखल केवल डिफेंस के मामलों में नहीं है, उसका दखल देश के विदेश के मामलों में भी है, विदेश संबंधों के मामले में भी है, और खास तौर पे जब वो भारत से जुड़े हों। तो इसको कहा गया है कि वहाँ का डीप स्टेट जब भी ये वर्ड इस्तेमाल हो, कई देशों के संदर्भ में इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब होता है कि एक राज्य है जिसकी अपनी वैधानिक संस्थाएं हैं, संसद है, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो स्टेट है। डीप स्टेट है जो कि जिसके पास इतनी शक्तियां आ गई हैं कि भले ही वो किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो निर्णयों को पलट सकता है, बदल सकता है, जो चुनी हुई सरकार द्वारा लिए गए हैं। अमेरिका में इस तरह का डीप स्टेट FBI और CIA जैसी एजेंसीज को कहा जाता है। इजराइल में मोसाद को कहा जाता है, वहाँ की खुफिया एजेंसी को। और पाकिस्तान में ISI, वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको डीप स्टेट कहा जाता है। तो संपादकीय कहता है कि एक बैकलैश शुरू हुआ पाकिस्तान में, एक रिएक्शन शुरू हुआ डीप स्टेट द्वारा, जो पाकिस्तान का डीप स्टेट था। और उसकी जो अगली कड़ी में हमने क्या देखा कि एक बड़ा हमला होता है भारत के पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर 2016 के नए साल के दिन। 2014-15 बीत चुके, बहुत उम्मीदों वाले साल थे। 2016 में यह हमला होता है। पठानकोट हमले के बाद भी भारत ने क्या किया? भारत ने एक बड़ा स्टेप लेते हुए कहा कि पाकिस्तान की एजेंसीज भी आकर हमारे साथ देखें कि इस हमले के तार कहाँ से जुड़े हुए हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, हमारे पास ये सबूत है। लेकिन एक बड़ा कदम ये उठाया, भरोसे को मजबूत करने के लिए उनकी एजेंसीज को इनवाइट किया गया कि आप हमारी एजेंसीज के साथ बैठकर
डिस्कस करें इस मसले को। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई सशक्त कार्रवाई नहीं हो पाई, नहीं की गई वहाँ के टेररिस्ट के खिलाफ, वहाँ के आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने गंभीर कृत्यों को अंजाम दिया था। उसके बाद बात आगे बढ़ती है। कुछ ही महीनों बाद फिर से दूसरा हमला होता है। दूसरा हमला हुआ उरी में सितंबर 2016 में। इस बार भारत ने पिछले बार का रवैया नहीं अपनाया, क्योंकि पिछली बार के रवैये के कोई अच्छे परिणाम नहीं निकले थे। इसके बाद भारत ने टेरर कैंप्स पर, भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर, सीमा के उस पार जो आतंकवादी ठिकाने थे वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से दो चीज़ें हुई। एक तो जो वहाँ का डीप स्टेट था, जिस डीप स्टेट का हमने जिक्र किया, वो नवाज शरीफ के और खिलाफ हो गया। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ ने कई बार ये बोला भी कि पाकिस्तान को इस बात पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि जिस आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों का वो उपयोग करता रहा है भारत में अपने सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उस पर हमें पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस भी था, स्वीकृति भी थी, और इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेप भी पाकिस्तान की तरफ से उठता दिख रहा था कि वो इसको बदलना चाहता है। लेकिन यहीं पर संपादकीय कहता है कि डीप स्टेट ने शरीफ के लिए एक नाम इजाद किया, मोदी का यार, और उनके खिलाफ एक तरीके से कैंपेन की शुरुआत हो गई, जिसको कई जगहों से साथ मिला, जब तक 2017 में अंततः नवाज शरीफ को ना सिर्फ सत्ता से हटना पड़ा बल्कि जेल में भी जाना पड़ा और अंततः पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। तो यहाँ तक बात पहुंची। 2018 में आते हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान। इमरान खान के आने के बाद भी बहुत उम्मीदें जताई गई थी, लेकिन फिर 2019 में कई सारी चीज़ें हुई। क्या हुआ? पुलवामा में, भारत के पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ। भारत की एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, और भारत ने कश्मीर, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक डिस्प्यूट का मसला रहा है, वहाँ पर भारत ने कुछ चेंजेस किए, बदलाव किए, जिसको लेकर पाकिस्तान की समस्याएं बढ़ती गई। पाकिस्तान की तरफ से समस्याएं खड़ी करने की कोशिश की गई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। वो कोशिशें कहीं नहीं पहुंची, लेकिन संबंध और खराब, बद से बदतर होते गए। लेकिन जब कोई बात ही नहीं थी, 2019 में ये सब मसले बढ़ चुके थे कि सारी बातचीतें बंद हैं, कोई बात ही नहीं हो रही, तब भारत और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया ये अनाउंस करके कि जो 2003 का सीज फायर अग्रीमेंट था उसको रीन्यू किया जा रहा है 2021 के फरवरी में। तो ये कैसे अग्रीमेंट साइन हुआ? बैक चैनल बातचीत चलती रही। बैक चैनल बातचीत दो देशों के जनप्रतिनिधियों के बीच नहीं चल रही थी, वहाँ के सत्ताधीशों के बीच नहीं चल रही थी, यहाँ भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज और पाकिस्तान की आर्मी की लीडरशिप के बीच चल रही थी। तो फिर से देखिए, कुछ भी जो कूटनीति है, डिप्लोमेसी है, उसमें कुछ भी स्थापित सत्य नहीं है। वही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो नवाज शरीफ के संबंधों को सुधार करने की कोशिशों के खिलाफ था, भारत के साथ बैक चैनल अग्रीमेंट साइन करने में उसने एक बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा उन दोनों देशों ने, भारत और पाकिस्तान ने जो अग्रीमेंट, सीज फायर अग्रीमेंट साइन किया, उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि दोनों देश एक दूसरे के कोर इश्यूज और कंसर्न्स, जो समस्याएं हैं, उनको सुलझाने की तरफ बढ़ेंगे, उनको समझने की तरफ बढ़ेंगे। बताया नहीं गया हमारा कोर इशू हो सकता है इशू, उसको वो स्वीकार ना करें, उनका जो कोर इशू है हम स्वीकार ना करें, इन शब्द को अनडिफाइंड छोड़ दिया गया। ये भी अपने आप में बताता है कि कूटनीति की भाषा में ऐसी भी चीज़ें की जाती हैं जिससे आने वाले समय के लिए संभावनाएं बनी रहें। बहरहाल उसके बाद क्या होता है? भारत, संपादकीय कहता है कि भारत क्योंकि चीन के साथ भी इस समय ऐसी स्थिति में है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान के साथ जो उसका बॉर्डर है वो पीसफुल रहे, वहाँ शांति रहे। लेकिन भारत साथ में ये भी चाहता है कि शांति इस शर्त पर हो कि पाकिस्तान जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, सीमा पार आतंकवाद, जो उसका प्रायोजित आतंकवाद है, इस पर भी कुछ कठोर कार्रवाई करे, तभी बातचीत आगे चल सकती है। तो ये दिल्ली का नजरिया है। पाकिस्तान जो है इस समय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट बहुत हावी है वहाँ पे, लेकिन उस सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के नज़रिए में भी बदलाव आया है, ऐसा संपादकीय कहता है। ये संपादकीय कहता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं बाजवा साहब, कमर जावेद बाजवा, उन्होंने खुद कहा, क्या कहा कि पाकिस्तान अब जियो पॉलिटिक्स से दूर होकर जियो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ रहा है। अब वो भू राजनीति से
किस पर ध्यान केंद्रित करना चाह रहा है? भू अर्थ नीति पर। आज फिर से आज के अखबारों में एक खबर भी है कि पाकिस्तान की जो टॉप सिक्योरिटी मसलों पर काम करने वाली टीम है, उसने जो मसौदा दिया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर, उसमें पूरा फोकस इस बात पर है कि पाकिस्तान के आवाम के इकोनॉमिक हालात सुधारने हैं और अर्थनीति पर काम करना है। अर्थनीति से ही हमारी सुरक्षा जुड़ी हुई है। तो ये एक नई समझ पाकिस्तान में भी पैदा हो रही है, ऐसे आसार दिखाई देते हैं। बहरहाल संपादकीय आगे क्या कहता है कि बाजवा ने ही खुद कहा कि भारत और पाकिस्तान को अपने जो अतीत है उसको अब उन मसलों को भूलने की कोशिश करना चाहिए, आगे की दुनिया पर ध्यान देना चाहिए, आगे के भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही में वो ये भी कह गए, क्योंकि ये कहना भी ज़रूरी है उनकी तरफ से, कि लेकिन बातचीत तो तभी हो पाएगी जब कश्मीर में इसके लिए कंड्यूसिव हालात हों, ऐसे हालात हों जो बातचीत का माहौल बनाने में मदद करें। बहरहाल तो संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है भले ही कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे के तौर पर दर्शाया जाता है पाकिस्तान द्वारा, लेकिन फिर भी हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान कॉमर्शियल संबंधों को, कॉमर्शियल संबंध यानी जो ट्रेड रिलेशंस हैं, जो व्यापार आधारित संबंध हैं, उनको बढ़ावा देना चाहता था। एक और इसका उदाहरण तब मिला जब हमने पाया कि वहाँ की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वहाँ का जो वाणिज्य मंत्रालय है, उसके अकॉर्डिंग भारत से पाकिस्तान को अब चीनी और कॉटन आयात करने की परमिशन दी गई। इस पर एक नीति बनाई गई। हालांकि ये नीति आखिरी मिनट पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा पलट दी गई, रोक दी गई। कहा गया कि इस नीति को उनकी मंजूरी नहीं है। तो इससे आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ तो हुआ नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं राजनीति की, कूटनीति की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, तो ऐसा कभी हम कह नहीं सकते कि जो केवल एंड रिजल्ट है वो इम्पोर्टेंट है। वो पूरी प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता चलता है कि ऐसे धड़े हैं शीर्ष नेतृत्व में, ऐसे धड़े हैं सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में, जो चाहते हैं कि संबंध एक दूसरे आयामों पर भी आधारित हो, केवल कश्मीर या केवल कुछ चुने गिने मुद्दों पर आधारित ना हो। तो उसके बाद संपादकीय कहता है कि भले ही कोई बैक ट्रैक, जो हमने बात की, बैक चैनल में बातचीत चल रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपने फॉर्मल प्री कंडीशंस पर अड़ा हुआ है। वो कहता है कि कश्मीर के बात किए बिना वो दिल्ली से बात नहीं करेगा। ये संपादकीय कहता है कि ये समझना होगा कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसे शेर की सवारी है जिसकी सवारी करना, शुरू कब करना है ये तो निर्धारित कर सकता है कोई, लेकिन अब इस शेर से उतरना उनके नेताओं के भी हाथ में नहीं है। अब वो शेर ही उनका, जिस शेर की वो सवारी कर रहे हैं, वो उन्हीं के लिए खतरा हो गया है। यानी वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी आसान नहीं है कि कोई नेता कह सके कि अब हमें भारत के साथ कश्मीर के मुद्दे को छोड़कर दूसरे मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए। तो संपादकीय कहता है कि देखिए ये सब तो अलग बातें हैं, वैसे भी 2022 जो है आने वाला, वो पाकिस्तान के लिए भी एक उथल पुथल का समय होगा। देखिए अब हम संपादकीय के उस हिस्से में जो कह रहे हैं कि जितने बदलाव होंगे राजनीति में, दुनिया भर के शक्तियों के बैलेंस में, उस सबका क्या असर पड़ेगा भारत पाक संबंधों पर। तो संपादकीय कहता है कि 2022 भारत पाकिस्तान के लिए काफ़ी भारी पड़ सकता है। जनरल बाजवा का जो आर्मी चीफ के तौर पे सेकंड टेन्योर है वो भी खत्म हो रहा है नवंबर 2022 में। इमरान खान का टेन्योर 2023 तक है, लेकिन कहा जा रहा है कि आर्मी भी अब उनसे खुश नहीं है और हम जानते हैं कि उनके खिलाफ कई प्रकार के जन आंदोलन हुए हैं। और ऐसे में अगर आर्मी और जन आंदोलन इस बात पर एक मत हो जाते हैं कि इमरान खान की हमें ज़रूरत नहीं है, तो फिर इमरान खान भी हो सकता है 2023 की नए साल की नई सुबह ना देख पाएँ प्रधानमंत्री के तौर पर। इसके अलावा ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि 2022 में ही नवाज शरीफ भी वापस आएंगे और वो वापस आएंगे तो वहाँ की राजनीति में नई तरह की उथल पुथल देखने को मिलेगी। तो ये सब तो पाकिस्तान की घरेलू राजनीति की बात हो गई। जहाँ तक भारत की बात है, संपादकीय कहता है कि भारत में इस तरह का संकट तो कम से कम नहीं है। सत्ता में एक तरह की स्थिरता है और ये बात ठीक है कि गवर्नमेंट जो भारत की इस समय की है, उसका जो समर्थक वर्ग है वो पाकिस्तान के साथ किसी भी वार्ता का विरोधी है। लेकिन फिर भी वो बात की बात है, अभी तो पाकिस्तान को ये पहल करनी होगी कि उसने जो प्री कंडीशंस रखी हैं कि भारत से हम तभी बातचीत करेंगे, इसमें पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है। भारत अपना समय ले सकता है, उसको अपनी समस्याओं से निपटने के लिए जिस प्रकार के स्टेप लेने हैं वो भारत ले सकता है। ज़रूरतें पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान को ही अपनी प्री कंडीशंस को छोड़ना होगा। और अगर पाकिस्तान अपनी प्री कंडीशंस छोड़ता है तो भारत बातचीत को उसी सिरे से शुरू कर सकेगा जहां पर अभी सीज फायर वाला अग्रीमेंट
जहाँ पर जिस सिरे पर वो रुका है, जिस सिरे पर वो साइन होने के बाद बातचीत एक प्रकार से रुकी हुई है। तो अंत में ये संपादकीय कुछ जनरल लेकिन गूढ़ बातें कहता है। क्या कहता है कि देखिए, आदर्शवाद, आशावाद, निराशावाद ये सब अपनी जगह है। बड़ी बात तो ये है कि दुनिया में धीरे धीरे स्ट्रक्चरल चेंज आ रहे हैं, संस्थागत बदलाव आ रहे हैं, स्ट्रक्चर्स बदल रहे हैं। और ऐसे में जो दो देशों के संबंध हैं वो दोनों देशों की घरेलू राजनीति से भी प्रभावित हो रहे हैं और वैश्विक राजनीति से भी प्रभावित हो रहे हैं। और ये दो संबंध ही भारत का और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, जो उनका भविष्य है, वो निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि बहुत संभव है, इस संपादकीय कहता है कि आने वाले समय में दोनों देशों के संबंध उन बहुत नए मुद्दों पर आधारित हों, पुराने मुद्दों पर इतने आधारित नहीं हों जो आज तक भारत पाक संबंधों को परिभाषित करते रहे हैं। तो इसके साथ ही संपादकीय समाप्त होता है। दूसरा संपादकीय द गैप्स इन द प्लान टू टैकल प्लास्टिक वेस्ट। इसका कंटेक्स्ट क्या है, क्यों लिखा गया है संपादकीय? कुछ नियम आए थे, कुछ ड्राफ्ट नियम आए हैं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। उन ड्राफ्ट नियमों में जिक्र है EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी। तो उन बातों का जिक्र है, लेकिन इस समस्या क्या है EPR के साथ, इसका ये संपादकीय शुरुआत करता है। कहता है कि इस पे 3 समस्याएं हैं: लोगों से जुड़ी समस्याएं, प्लास्टिक से जुड़ी समस्याएं और प्रोसेसिंग से जुड़ी समस्याएं। प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण से जुड़ी समस्याएं। तो इन तीनों समस्याओं को हम डिटेल में जानेंगे एडिटोरियल में, और फिर देखेंगे कि इसकी तरफ से, इस संपादकीय की तरफ से क्या कंक्लूजन दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं। एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने, पर्यावरण मंत्रालय ने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी पर कुछ ड्राफ्ट रेगुलेशंस निकाले। अक्टूबर महीने में उनको जनता के सामने रखा गया। तो जनता ने क्या पाया कि भाई, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल आए थे 2016 में, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल आए थे 2016 में, और स्वच्छ भारत मिशन, ये अलग अलग जो मिशन थे, रूल थे, इन सब के एक अहम पहलू को दरकिनार किया गया है इन ड्राफ्ट रेगुलेशंस में। किस अहम पहलू को दरकिनार किया गया है? कि ये सब अब तक जो थे, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल हो, चाहे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम हो, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल हो, या स्वच्छ भारत मिशन हो, इन सब में बात थी कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो अनौपचारिक सेक्टर है, उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा किसी भी प्रक्रिया के साथ। ये कहते हैं कि संपादकीय कहता है कि ये ड्राफ्ट रूल इस अनौपचारिक सेक्टर को पूरी तरीके से बाहर छोड़ देता है। पहले जान लेते हैं कि विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी EPR का मतलब क्या होता है। EPR मतलब होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी वस्तु का, उत्पाद का, या वो पार्टी जो किसी भी समुदाय में किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है, उस प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल की जिम्मेदारी। केवल ये नहीं कि आपने बेच दिया, आपका काम खत्म, उस प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल की जिम्मेदारी कंपनी की है। यानी कि ये कंसेप्ट क्या कहता है कि एक चिप्स निर्माता अगर कंपनी है, तो ये चिप्स जनता के पास पहुंचा और इसके जो खाली रैपर पड़ा, इसका भी निस्तारण कैसे हो, इसकी जिम्मेदारी भी कंपनी की ही रहेगी। तभी कहा गया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। कोशिश क्या है कि इसकी कीमत जो अभी मान लीजिए 10 रुपये है, कंपनी इसकी कीमत भले ही बढ़ा दे, ताकि उन कीमतों में इसके निस्तारण की जो कीमत है, इस वेस्ट को रिसाइकिल करने की जो कीमत है, वो भी शामिल हो, और इसकी जवाबदेही, इसकी जिम्मेदारी कंपनी पर ही हो। यही है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि उदाहरण जो हमने अभी बोल ही दिया, कोई FMCG कंपनी, FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। ये क्या होते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड? यानी कि जिन हम दैनिक उपभोग की चीज़ों को देखते हैं, दरअसल कहा जाता है कि ये मार्केट की शेल्फ से बड़ी जल्दी गायब होते हैं। सर्फ हुआ, टूथपेस्ट हुआ, यानी कि एक तो ये नॉन ड्यूरेबल होते हैं। ऐसा अब फर्नीचर इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो तो ड्यूरेबल होता है। नॉन ड्यूरेबल चीज़ें हों और कंज्यूमेबल हों, यानी कि उनकी एक लाइफ साइकिल हो, उस लाइफ साइकिल के बाद वो चीज़ें खराब हो जाती हों, उसका उपभोग नहीं किया जा सकता हो, तो उन चीज़ों को कहा जाता है FMCG। तो जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, चिप्स, बिस्किट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा,
उनकी कंपनी जो है वो केवल उसको बनाने, पैक करने और डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा ना उठाए, बल्कि उसके जो वेस्ट है उससे निकलने वाला, उसके कलेक्शन, उसके रिसाइकिल और उसके रीयूज की भी जवाबदेही और जिम्मेदारी उस कंपनी को उठाए। अब तक भारत में ये संपादकीय बड़े डिटेल में बता रहा है छोटी छोटी चीज़ों को। हम कुछ टेक्निकल शब्द भी जान रहे हैं, इनकी परिभाषाओं को आप याद रख सकते हैं, दोहरा सकते हैं। तो अब तक भारत में क्या हुआ है कि कंपनियों ने, प्रोड्यूसर्स ने, उत्पाद निर्माताओं ने इन कीमतों को एक्सटर्नलाइज कर दिया। एक्सटर्नलाइज कर दिया यानी उन कीमतों को खुद नहीं उठाया। जो पैकेट 10 रुपए का रखा उसमें इस बात का विचार नहीं है कि इस पैकेट के जो वेस्ट बचेगा इसको हमें रिसाइकिल भी करवाना है। क्यों एक्सटर्नलाइज क्यों कर पाए? क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा मजबूत इनफॉर्मल सेक्टर है, अनौपचारिक सेक्टर है, जो किनसे भरा है? वेस्ट पिकर्स से। वेस्ट पिकर्स को हम कई नाम से जानते हैं, कबाड़ी वाला, कबाड़ी। तो वो एक इनफॉर्मल नेटवर्क कंपनियों को वो सुविधा देता था कि कंपनियों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वेस्ट रिसाइकिल के लिए कैसे जाएगा। लेकिन जो नए ड्राफ्ट नियम आए हैं उनमें उन वेस्ट पिकर्स की, उन कबाड़ इकट्ठा करने वाले लोगों की का कोई जिक्र नहीं है। तो इसलिए ये संपादकीय कहता है कि ये गाइडलाइन जो है वो रेट्रोग्रेसिव है, यानी प्रतिगामी है, आगे नहीं ले जा रही, हमें पीछे ले जा रही हैं। एक अच्छा जो ईपीआर फ्रेमवर्क होगा, यानी एक अच्छा जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को देने वाला फ्रेमवर्क होगा, उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि अभी जो ऑलरेडी सिस्टम का फंक्शनिंग पार्ट है, जो अभी जिससे बहुत अच्छा काम चल रहा है, उस काम को ध्यान दिया जाएगा, उसको और सुधारा जाएगा, दरकिनार नहीं किया जाएगा। एक चीज़। दूसरा, जो काम कोई और अच्छे से कर रहा है उसके लिए कोई दूसरी एजेंसी नहीं खड़ी की जाएगी, यानी डुप्लीकेशन नहीं होगा। तीसरा, उसमें स्पष्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की बात होगी। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म यानी एक निगरानी प्रक्रिया की बात होगी, एक निगरानी के लिए स्ट्रक्चर की बात होगी। चौथा, अगर कोई उन नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है तो उनके लिए पेनल्टी भी होगी, नॉन कंप्लायंस पे, नियमों को ना मानने पर। तो ये 4 चीज़ें किसी भी अच्छे फ्रेमवर्क में होनी चाहिए। ये संपादकीय कहता है कि अभी जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने, पर्यावरण मंत्रालय ने फ्रेमवर्क दिया है उसमें ये 4 चीज़ें नहीं हैं। 3 चीज़ें जो जुड़ी हैं वेस्ट की रिसाइकलिंग से, 3 स्टेक होल्डर्स जो जुड़े हैं, 3 जो उसके अवयव हैं, 3 जो उसके पार्ट्स हैं, क्या हैं? पीपल, प्लास्टिक और प्रोसेसिंग। इन तीनों ही बातों पर ये ड्राफ्ट रूल कमजोर दिखते हैं। देखते हैं कैसे। पहले बात करते हैं कि पीपल यानी जो लोग इससे जुड़े हैं, उस लेवल पर ये ड्राफ्ट रूल कैसे कमजोर दिखते हैं। तो वही ये बात कहता है कि देखिए, दशकों से जो वेस्ट पिकर्स हैं, जो कबाड़ बिनने वाले हैं, जमा करने वाले हैं, वो बड़े ही खतरनाक और अनसैनिटरी कंडीशंस में, बिल्कुल ही दुर्गम सिचुएशंस में एक प्रकार से अपना काम करते रहे हैं। उसमें उनको इकट्ठा करने वाले भी हैं, उनको जमा करने वाले भी हैं, उसकी रिसाइकलिंग करने वाले भी हैं, ये सब लोग इसमें शामिल हैं। इसके बाद ये संपादकीय कहता है कि ये जो पिरामिड बन रहा है जिसमें बहुत सारे लोग जमा करने वाले हैं, इसके बाद कुछ लोग उस जमा करे हुए को एक जगह पे लाने वाले हैं, उसके बाद कुछ लोग हैं जो इसको रिसाइकिल करते हैं। ये जो पूरा पिरामिड है, इसने जो वेस्ट मैनेजमेंट के, अपशिष्ट प्रबंधन के जो बहुत ज़्यादा कीमतें हो सकती थी, उन कीमतों को कभी इन कंपनियों पे पड़ने नहीं दिया है, लोगों पर पड़ने नहीं दिया है। इसके अलावा इन लोगों ने, ये लोग जो कूड़ा बिन लेते हैं, शहरों को साफ रखते हैं, गाँवों को साफ रखते हैं, रिसाइकिल करवाते हैं, रीयूज़ करवाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, तो जो लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, एक प्रकार से लोकल गवर्नमेंट्स की उस जिम्मेदारी से भी उनको मुक्त करते हैं, खुद ये काम करते हैं। इसके अलावा ये शहरों और गांवों को ही नहीं बल्कि जल स्रोतों को, डंपिंग साइट्स को, यानी जहाँ पे कूड़े का भंडारण किया जाता है, डंपिंग साइट्स, उन सब को, उस व्यवस्था को बनाए रखते हैं, पानी के स्रोतों को साफ रखते हैं और इस प्रकार से पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा एक रोल निभाते हैं। ये बात हो गई। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ये लोग इनविजिबल रहते हैं, इनके बारे में हमें कुछ जानने को
उनके बारे में ना हमें सही आंकड़े मिलते हैं, ना उनके बारे में हम कुछ जानते हैं। अनुमान है कि भारत में 15 से 40 लाख के बीच कूड़े बिनने वाले भारत में हैं। ना इनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा है, सोशल सिक्योरिटी है, ना इनके पास किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस है, ना इनकी कोई न्यूनतम आय या बेसिक एज है, ना इनके पास जो मूलभूत औजार होने चाहिए इनकी सुरक्षा के लिए, ना इनके पास वो सब हैं। इन सब के बिना ये अपना काम दशकों से करते रहे हैं। लेकिन जो सरकार की नई गाइडलाइंस आई हैं, ना सिर्फ इनको अभी भी इनका जिक्र करने से चूकती हैं, बल्कि उनको इस पूरी प्रक्रिया में जो गाइडलाइन आ रही हैं, दशकों से जो लोग काम कर रहे हैं, इनका कोई इनपुट इन गाइडलाइंस को बनाने में नहीं लिया गया है। वो तो एक बात हो गई। साथ ही प्रोड्यूसर्स को क्या कहा गया है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर उनको कहा गया है कि आप अपनी एक अलग चेन बनाइए, अपने लोग बुलाइए जो आपके बनाए गए कूड़े को बिनेंगे, अपने लोग लाइए जो इसको रिसाइकिल करेंगे, रिप्रोसेस करेंगे और फिर से चेन में ले आएंगे। यानी कि एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करने की बात इस गाइडलाइन में की गई है। इस संपादकीय कहता है कि तो वही बात हो गई कि जो दशकों से काम कर रहे थे, प्लास्टिक रिसाइकिल के लिए एक पैरेलल सिस्टम बना के आपने उनकी आमदनी का जो 60% सोर्स था, जो कि प्लास्टिक का कचरा था, वो भी उनसे छीन लिया। तो दो समस्याएं, पहले तो जो दशकों से काम करते रहे हैं उनका कोई इनपुट नहीं है इस पूरी गाइडलाइन को बनाने में, यानी टॉप डाउन अप्रोच है, इस ऊपर से बदलाव की शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी समस्या क्या है कि उनके हितों का भी ध्यान नहीं रखा गया है। फिर इसका ध्यान कैसे रखा जा सकता था? संपादकीय कहता है कि जो ईपीआर फंड्स हैं, जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो फंड है, जो कीमत है, जिसको हो सकता है कंपनी प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ा के वसूलेगी या किसी और तरीके से वसूलेगी, लेकिन जो पैसा कंपनी के पास आएगा उसको आप पैरेलल सिस्टम बनाने पे खर्च मत करिए। कहाँ खर्च करिए? आप देखिए कि अभी जो आपके प्रोडक्ट्स हैं जिनको रिसाइकिल जो लोग कर रहे हैं, उनकी मैपिंग पर, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर, उनमें योग्यता और उनकी योग्यता को बढ़ाने के लिए, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचनाएं देने के लिए, अवसंरचनाएं देने के लिए, उनके अंदर टेक्नोलॉजी उनको मुहैया कराने के लिए, और इस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म यानी एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने के लिए ताकि सब कुछ फॉर्मली हो सके, यानी लोग वही रहें, ये सारा पैसा खर्च करके उन लोगों को बेहतर इक्विप किया जाए, क्योंकि लोग तो बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। अगर उनको और वो सुविधाएं मिल जाएं जिनका जिक्र हमने पीछे अभी किया था, तो वो सब सुविधाएं दी जा सकती हैं इन फंड्स की मदद से, बजाय उन फंड्स को पैरेलल सिस्टम, एक समानांतर व्यवस्था बनाने पर खर्च करने पर। उसके बाद इस संपादकीय क्या कहता है कि सरकार अगर इस बात पर इंटरवेंशन नहीं करती है, विदाउट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रेगुलेशन, वो 10 लाख मजदूर, वो 10 लाख लोग जिनकी जीविका इस पर निर्भर है, उनकी जीविका का एक बड़ा हिस्सा उनसे छिन जाएगा। क्यों छिन जाएगा? क्योंकि कंपनियां अपनी जो वेस्ट करने वाली चीज़ें हैं वो बनाती रहेंगी और अपने टारगेट्स को पूरा करती रहेंगी, तो ये होता रहेगा, लेकिन इनकी जीविका छिन जाएगी। ये संपादकीय कहता है कि ये अन्याय की बात है। इसके बाद संपादकीय कहता है कि देखिए, ड्राफ्ट गाइडलाइंस की दूसरी समस्या जो जुड़ी है, पीपल वाली समस्या हमने देख ली, लोगों से जुड़ी समस्या देख ली, अब आते हैं प्लास्टिक से, जिसकी रिसाइकलिंग के लिए बात हो रही है, उससे जुड़ी क्या समस्या है। तो ईपीआर गाइडलाइन जो है वो केवल प्लास्टिक पैकेजिंग पे फोकस करती है। प्लास्टिक पैकेजिंग 3 कैटेगरी में मानी जा सकती है। एक प्रकार के प्लास्टिक पैकेजिंग वो होती हैं जो कि बड़े ही अच्छे से लोकल लेवल पर, बहुत छोटे छोटे लेवल पर हैंडल कर ली जाती है, रिसाइकिल कर ली जाती है। दूसरी प्रकार के प्लास्टिक वो होते हैं जिनको तकनीकी तौर पे रिसाइकिल किया तो जा सकता है, कागज पर आप कह सकते हैं कि इसको रिसाइकिल किया जा सकता है, लेकिन उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, उसको रिसाइकिल करना कॉस्ट बेनिफिट नहीं देता है। तीसरे तरह के प्लास्टिक वो होते हैं जिनको लगभग असंभव है रिसाइकिल कर पाना, इस प्रकार की उसमें तकनीकों का इस्तेमाल होता है। इस संपादकीय आगे कहता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो ईपीआर है, विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी है, उसमें प्रोड्यूसर इसकी कीमत चुकाएगा कि जो रिसाइकिल की कीमत है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार जो अभी का अनौपचारिक रिसाइकलिंग चेन है उसको और मजबूत कर सकती थी, उसमें जो गैप्स थे उनको भर सकती थी, उनको बेहतर टेक्नोलॉजी दे सकती थी, जिन बातों का हमने जिक्र किया।
उसके बाद ये संपादकीय कुछ टेक्निकल बात करता है, कहता है कि जो रिजिड प्लास्टिक है, कठोर प्लास्टिक है, जैसे कि PET और HDPE, ये कौन से प्लास्टिक हो गए? पॉली इथाइलिन टेट्राफ्थलेट और हाई डेंसिटी पॉलीइथीन, यानी ये PET और HDPE दो तरह के प्लास्टिक हैं। तो इन प्लास्टिक को बहुत इफेक्टिवली लोकल लेवल पर भी रिसाइकिल कर लिया जाता है। और फिर जो हमने बात की कि सरकार बस उन गैप्स को भर सकती है, लेकिन कुछ दूसरे प्लास्टिक भी हैं। दूसरे प्लास्टिक कौन से हैं? LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथीन, और दूसरे जिनको हम पॉलीथीन मांगते हैं वो यही है, लो डेंसिटी पॉलीथीन या PP बैग्स भी जिनको कहा जाता है। PP भी बेसिकली पॉलीमर ही है, प्रोपाइलीन का, प्लास्टिक का ही। तो ये वो दूसरे प्लास्टिक हैं जो रिसाइकिल तो किए जा सकते हैं, लेकिन इनमें बहुत कंटेमिनेशन होता है और इनको रिसाइकिल करने की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, उस उत्पाद से ज़्यादा होती है जो रिसाइकिल करने के बाद बन रहा है। तो फिर इन प्लास्टिक के लिए ये जो नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई हैं, इसमें तारीफ की गई है संपादकीय में कि इस प्लास्टिक की डिमांड बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि ये अपनी कीमतों को जस्टिफाई कर सकें, जो रिसाइकिल की कीमत लगाने के बाद बनती है, पड़ती है प्रोड्यूसर को। तो उसके लिए ये जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं वो क्या कहती हैं कि रिसाइकिल्ड प्लास्टिक के इस्तेमाल को कंपल्सरी बनाती हैं, जिससे कि एक वैल्यू क्रिएट हो सके रिसाइकिल्ड प्लास्टिक की, और रिसाइकलिंग करने में जो कीमतें जा रही हैं प्रोड्यूसर की, वो उनको वापस मिल सके। तो इस बात पर तारीफ की गई है। इसके बाद क्या बात आती है, जिस बात पर विरोध जताया गया है संपादकीय में, कि जो मल्टी लेयर्ड और मल्टी मटीरियल प्लास्टिक होते हैं, जो आमतौर पे बहुत ही बेहतर किस्म की पैकेजिंग जिसको हम कहते हैं, वो इसी से बनी होती है, मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक से, जिसमें खाद्य सामग्री अक्सर पैक होकर आती है, कंपनीज के बिस्किट, नमकीन। ये बहुत समस्या खड़ी करने वाली प्लास्टिक हैं। इनका रखरखाव भी मुश्किल होता है। जब इनको जमा करके एक जगह पर डाला जाता है तो चूहे और दूसरे रोडेंट्स की समस्या से भी, रोडेंट्स यानी चूहों की प्रजातियां, उससे भी जूझना पड़ता है। इसके अलावा क्योंकि इसमें कई तरह के मटेरियल होते हैं, हेट्रोजीनस यानी कई तरह के मटेरियल्स होते हैं, होमोजीनस यानी एक ही मटेरियल से बना, ये प्लास्टिक हेट्रोजीनस होती हैं, तो इसको साफ कर पाना, इसको इसके छोटे छोटे अंशों में तोड़ पाना टेक्नोलॉजिकली बहुत मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट असंभव होता है। ये रूल्स इसके बारे में कुछ खास नहीं कहते हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स आए थे 2000, जिनका हमने जिक्र किया कि वो 2016 में आए थे, उनमें बात की गई थी कि इस प्लास्टिक पर बैन लगा दिया जाएगा। 2018 में इस निर्णय को पलट दिया गया, तो बैन लगाने की बात अभी हवा हो गई है। तो संपादकीय में विरोध जताया गया है कि इस प्लास्टिक की सबसे खतरनाक बात पर एक प्रकार से अभी भी चुप्पी है, कोई स्पष्ट निर्णय नहीं है। अब आते हैं हम प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण। संपादकीय बड़ी अच्छी बात कहता है कि सारी प्रोसेसिंग, हर प्रकार का प्रसंस्करण रिसाइकलिंग नहीं होता है। हमने कई बातें सुनी हैं कि वेस्ट टू एनर्जी, कि प्लास्टिक कूड़ा जलाकर उससे एनर्जी बनाई जाएगी, बिजली बनाई जाएगी, या उसका कोई दूसरा इस्तेमाल होगा उस प्लास्टिक का। लेकिन वो जो प्रसंस्करण है, वो जो प्रोसेसिंग है, उसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, पर्टिकुलेट मैटर निकलता है, PM 2.5, PM 10, जिसको हम PM यानी पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं। पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, 2.5 माइक्रोन साइज के, 10 माइक्रोन साइज के। इसके अलावा हार्मफुल डाइऑक्सिन्स निकलते हैं, यानी कि कई विषैले केमिकल्स निकलते हैं, जिनका ना सिर्फ मौसम पर, क्लाइमेट पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बल्कि जनता के हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कई प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है इसके लिए, जैसे केमिकल रिसाइकलिंग है। केमिकल रिसाइकलिंग बेसिकली क्या होती है कि प्लास्टिक के जो बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स हैं, सारे पॉलीमर्स हैं, तभी उसका नाम है पॉलीइथीन, यानी इथीन जो कार्बन का अवयव है, घटक है, उसके बड़ा एक पॉलीमर चेन। तो ये जितने भी पॉलीमर्स हैं, केमिकल रिसाइकलिंग में उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है केमिकल के उपयोग से, उसको कहते हैं केमिकल रिसाइकलिंग। पायरोलिसिस तो हम जानते ही हैं क्या होता है। पायरो मतलब आग, लिसिस मतलब तोड़ना। तो बहुत हाई टेम्परेचर की मदद से ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो प्लास्टिक का एक प्रकार से रिसाइकलिंग किया जाता है, उसको किसी और चीज़ में बदला जाता है, उसको कहते हैं हम पायरोलिसिस। पायरोलिसिस किसी भी चीज़, कई चीज़ों का किया जा सकता है, प्रक्रिया का नाम पायरोलिसिस है। प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन खुद सोचिए, इन सब चीज़ों में जो मशीनरी लगती है वो बहुत कैपिटल इंटेंसिव है,
बहुत धन लगाना पड़ता है इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए, इन पर बहुत ही कम रिटर्न मिलते हैं, यानी इतना धन लगाया जा रहा है, रिटर्न कुछ नहीं मिलता है। और ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत बार गड़बड़ियाँ आती रहती हैं, तकनीकी समस्याएं आती रहती हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे पॉल्यूटेंट्स भी ये प्रक्रियाएं छोड़ती हैं। तो संपादकीय कहता है कि भाई ये जानने के बावजूद कि इन प्रक्रियाओं का बहुत ही गंभीर परिणाम होता है और इन प्रक्रियाओं में कुछ दूसरी समस्याएं भी हैं कि ये महंगी हैं, इनमें बड़ी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, यानी ये हर जगह नहीं जा सकती, हर शहर हर लोकल गवर्नमेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। ये सब जानने बूझने के बावजूद भी इन ड्राफ्ट रेगुलेशंस में इन बातों को स्वीकृति दी गई है, इन प्रक्रियाओं को स्वीकृति दी गई है। और इस आधार पर कहा गया है कि मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक जो है, एक समय पर बैन करने की बात चल रही थी, उनका प्रोडक्शन कंटिन्यू रखा जा सकता है, क्योंकि ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस कहते हैं कि इन तरीकों से, पायरोलिसिस से, केमिकल रिसाइकलिंग से हम सुलझा लेंगे समस्या। असल में तो समस्या सुलझ नहीं रही है। तो फिर कंक्लूजन में आके संपादकीय क्या कहता है कि सरकार को इन ड्राफ्ट गाइडलाइंस पर फिर से चर्चा करनी चाहिए, कंसल्टेशन खोलना चाहिए, और इस बार चर्चा में जो अनौपचारिक लोग हैं जो इस सेक्टर से जुड़े हैं उनको भी इस चर्चा में शामिल करना चाहिए। और इसके अलावा प्लास्टिक के रिसाइकलिंग पर, जो ऑलरेडी प्लास्टिक बहुत अच्छे से रिसाइकिल हो रहा है, गाइडलाइंस में उनका जिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो ऑलरेडी अच्छे से रिसाइकिल हो रहा है, वहाँ जो बस गैप्स हैं उनको फिल कर दिया जाए। ध्यान किस पे देना चाहिए? वो प्लास्टिक जो ज़्यादा खतरनाक हैं, वो प्लास्टिक जिससे निपटने के लिए ज़्यादातर सरकारें, लोकल सरकारें, राज्य लेवल की सरकारें तैयार नहीं है, ना तकनीक के क्षेत्र में, और ना ही उनके पास उतना धन है कि हर लोकेलिटी में, हर म्यूनिसिपैलिटी में, हर शहर कस्बे में इस प्रकार के सेटअप लगाए जा सकें। तो ड्राफ्ट गाइडलाइंस को उससे जूझने की, उन समस्याओं से जूझने की तैयारी करनी चाहिए। और नहीं तो क्या होगा कि ना सिर्फ हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट पर ये दुष्परिणाम हमें दिखते रहेंगे प्लास्टिक के, बल्कि कंपनियां भी बहुत आसानी से इन नियमों की आड़ में जो खराब किस्म के प्लास्टिक हैं, जो प्रदूषण फैलाने वाले प्लास्टिक हैं, उनका प्रोडक्शन और इस्तेमाल जारी रखेगी। तो ये थे आज के 2 संपादकीय। मिलते हैं आपसे कल महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स के साथ फिर से। नमस्कार।